जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हाँ, आज एक थोड़ा हार्ड डे है क्योंकि आज आई जस्ट सॉ अराउंड 6 ऑब्जेक्शन लेटर्स, ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्शन लेटर्स। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर लूँ कि क्या मामलात हो रहे हैं, कैसे फाइनेंशियली उनको अब वो हार्ड कर रहे हैं या क्या सारे मामलात हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ। सर पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि सर फाइनेंशियल जितने भी मामलात हो रहे हैं वो एम्बेसी या मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। मतलब डराना किसी को मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग अपने मामलात खुद पहले से बेहतर कर लें। क्योंकि अगर आप पहले बेहतर कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, बाद के लिए मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो जो केसेस मैं आज डिस्कस करूँगा उनमें से 4 केसेस तो हैं तकरीबन लेंस के। वो एक भाई से मेरा रब्ता हुआ, वो दोस्त यार हैं, उन्होंने सब आपस में किया, तो वो लेंस के केसेस हैं। अच्छा, 2 मेरे पास केसेस हैं वीन के, एक केस मेरे पास और है, लेकिन उस भाई के लिए तो चलो बेहतर होगी, उसकी अपील अप्रूव हो गई है माशाल्लाह, लेकिन उसको भी रिजेक्शंस आई और क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। अभी सारे मामला डिस्कस करता जाता हूँ। लेटर्स मेरे पास हैं लेकिन मैं आप लोगों को मतलब इस वीडियो के साथ मैं अटैच नहीं कर रहा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जिसको चाहिए वो मुझसे रब्ता कर ले, मैंने पहले भी दे दिए थे। तो मैं उस भाई का ऊपर से नाम वगैरह मिटा के नॉल सारा कुछ आइडेंटिटी उसकी छुपा के तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पे एक और मैं बताता चलूँ कि एक और सरप्राइजिंग बातें शुरू हो गई हैं जो पहले कभी नहीं होती थी, कि इंश्योरेंस को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिए। इंश्योरेंस के बारे में बात मैं करूँगा एक अलग वीडियो में, कि इंश्योरेंस पे क्यों रिजेक्शन आ रही है और वो क्या मांग रहे हैं इंश्योरेंस में। तो पहले लेंस से जो मामलात हुए हैं ख़राब, वो क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो उनका नया डायरेक्टिव है, मैं इस वीडियो के एंड पे अटैच कर दूंगा, जो मतलब 2022 के लिए जो वो फाइनेंशियल मामला सारे कंसिडर कर रहे हैं, वो आप सबको पता है कि 1030 यूरोज़ 1030.49 यूरोज़ अ मंथ चाहिए एक स्टूडेंट को। अब मतलब आपके पास 1030 यूरो तकरीबन होने चाहिए एक मंथ के। ये आपका स्टूडेंट का एक्सपेंस है ओवर द एज ऑफ 24। अगर आपके पास ये मामला नहीं होते तो आपको रिजेक्शन दे दी जाती है, या नॉट रिजेक्शन बट ऑब्जेक्शन दे दी जाती है। रिजेक्शन के मामला तो चलें बाद में आते हैं, पहले आपको मौका दिया जाता है कि आप इसको रेक्टिफाई कर लें। अब ये जो भाई हैं या ये जो हैं तकरीबन साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस भी दी है इस लेटर के अंदर, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है द रेफरेंस रेट फॉर अ स्टूडेंट ओवर 25 ईयर्स ऑफ एज इज यूरो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब 1030.49 पर मंथ फॉर द ईयर 22। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू एन अमाउंट ऑफ यूरो 12,365.88 पर ईयर, मतलब 12,365.8 पर ईयर आपको चाहिए, प्लस एकोमोडेशन कॉस्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट। मतलब ये सब के साथ इसी के अंदर इंक्लूडेड है वो तो, लेकिन ये सारे मामला आते हैं ऊपर उन्होंने वो मेंशन किए हैं सारे मामलात के कौन कौन सा डायरेक्टिव है क्या क्या। अच्छा जी, अब इसमें जो भाई के साथ मामला हुआ है, इन्होंने अमाउंट रखी हुई थी तकरीबन 30 लाख से या इसके अराउंड से थोड़ी सी कम। अब इसमें एक और हैंड हो गया है। हैंड ये हुआ है कि जिस दिन इन्होंने स्टेटमेंट दी या जिस दिन इनकी फाइल चेक हुई, जिस दिन इन्होंने फाइनेंशियल मामला चेक किया, उस दिन डेट थी तकरीबन आज की नहीं, पिछले महीने की। लेट सपोज, मैं डेट नहीं मेंशन करता, लेट सपोज डेट थी 15 तारीख। 15 तारीख को यूरो का रेट था 237, आज का रेट है 215। तो उस रेट के हिसाब से स्टेटमेंट हो गई थोड़ी सी कम, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे इकदामों की वजह से यूरो का रेट ऐसे ऐसे जा रहा है। यूरो का क्या, हर करेंसी का रेट ऐसे ऐसे जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मामलात हो गए। अब इस भाई के अकाउंट में तकरीबन 28 लाख रुपया था। 28 लाख के बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई है रिजेक्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट में एट द टाइम व्हेन यू सबमिटेड योर इंश्योरेंस फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो जो इनिशियल बैलेंस, अच्छा ये भी उन्होंने प्रॉब्लम दी है। उन्होंने कहा जी जो आपने पहले सबमिट किए, मतलब जो आपने स्टेटमेंट दी है उसमें इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो ज़ीरो बैलेंस था। मतलब वही कि अकाउंट वाज या रीसेंट या अकाउंट में उस टाइम पे कोई पैसे नहीं थे। एट द एंड डेट ऑफ द स्टेटमेंट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ तकरीबन 28 लाख। दिस कॉरस्पॉन्ड टू यूरो 11,700 समथिंग, ठीक है, पर द एक्सचेंज रेट ऑन फलानी डेट 15 तारीख लेट सपोज।
ये उसकी डेट कुछ और है, लेकिन मैं सपोजिंगली डेट दे रहा हूँ। और आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं, यू कैन कंफर्म विद योर इनक्लोज ट्रांसफर कंफर्मेशन फ्रॉम योर फादर या व्हाट्सएवर विच इज़ लाइबल फॉर यू। ही हैज़ पेड यू इतने, मतलब 28 लाख के करीब उसने आपको पे किए या आपके फादर ने आपको पे किए। दिस कॉरस्पॉन्ड टू इतने इतने यूरोस, ठीक है। मतलब वो बने 11,000 समथिंग यूरोस, 28 लाख रुपए उस दिन के रेट के हिसाब से। तो फॉर द कैलकुलेशन regarding the regarding the requirement for a secure livelihood, according to the guidance rate of उस डायरेक्टिव के, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर अकाउंट वॉज यूज दिस अमाउंट टू द इक्वलेंट ऑफ यूरो 11,000 समथिंग ऑन इस डेट को, जब वो आपके मामले जब आपको मिले, जिस डेट से आपने स्टेटमेंट अपनी शुरू की, डिवाइडेड ओवर अ ईयर, यू दस हैड अ मंथली अमाउंट ऑफ यूरोज 971 पॉइंट समथिंग या 970 यूरोज। मतलब आपका जो पैसे थे 28 लाख, वो टोटल 11,000 समथिंग यूरो बने, और उसको साल पे अगर डिवाइड करो तो वो 900 समथिंग यूरोज बने। दैट वाज नॉट इक्वल टू 1,030 यूरोज प्लस समथिंग। द accommodation cost and the monthly contributions to a health risk to a health insurance covering all risk according to section blah 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 was deducted from this amount as no such insurance। भाई के इंश्योरेंस का भी मसला था, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या चक्कर था। तो द ऑस्ट्रियन हेल्थ इंश्योरेंस फंड वॉज यूज फॉर द कैलकुलेशन विच अमाउंट टू यूरो 67 अ मंथ। वो मतलब वो उन्होंने ऐड किया घर का रेंटल, और आपकी एकोमोडेशन जो भी थी वुड अमाउंट टू यूरो ब्ला ब्ला। एंड आपकी एकोमोडेशन जो है, मंथली अलाउंस जो है, वो आपके 300 यूरो बीच में डाल के ये सब कैलकुलेशन अगर वो करें तो आपका डेफिसिट बनता है 119.78। मतलब इस भाई को पर मंथ डेफिशिएंसी थी तकरीबन 120 यूरो की, ठीक है। At the present time, the authorities cannot assume that you have a secure livelihood, since according to WOI directive, it cannot ensure that your stay would not lead to any financial burden on a territorial authority in case of studies. You cannot rely on a guideline rate for the year bias for student over 24 year, that is 1030.49, जैसे मैं बता चुका हूँ, प्लस इंश्योरेंस प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा सीन था, ये जो इस भाई को आया। ये इसी तरह, ये मैंने आपको बताया कुछ 3-4 स्टूडेंट्स इकट्ठे थे, तो इन सबको यही काम करके उन्होंने भड़का दिया। अच्छा, अब इस भाई के साथ और लेटर भी लगे हुए थे, क्योंकि इनके एक भाई जो हैं ये यूरोप में अवेलेबल हैं, उन्होंने कन्फर्मेशन दी हुई थी कि आई विल बी रिलायबल, कि आई विल टेक गारंटी और समथिंग लाइक दिस। लेकिन फिर भी उसने फाइनेंशियल मामलात को उठा के साइड पर रख दिया। उसने कहा जी कि आपने जो है, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं उस डेट के हिसाब से। तो अब आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेरी सुन लें। सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं जी कि आपके पास पहले तो बैलेंस पूरा होना चाहिए, या बैलेंस पूरे से ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपको नहीं पता आज कहाँ जाएगा, कल इसाक डार क्या करने वाला है, किसी को नहीं पता कि रेट कहाँ जाएगा। तो जो 1030.49 यूरो, जब मैंने इसके कन्वर्जन रेट निकाला उस दिन के हिसाब से, तो ये 237 रुपीज़ बन रहा था पर यूरो। जो नॉर्मल रेट के हिसाब से शायद सितंबर में यही रेट था, हमारी कन्वर्जन में 234 के राउंड तो था। तो बैंक का प्लस माइनस 2-3 रुपये आप ऊपर लगा लें, ठीक है, बैंक एक्सचेंज रेट का। तो उस एक्सचेंज रेट पे उनको स्टेटमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पैसे उतने पूरे होने चाहिए। ये इस भाई के केस में बता रहा हूँ सारा कुछ। अब ये अल्लाह करेगा इनके मामला ईजी हो जाएंगे, ये बाकी पैसे शो करेंगे तो मामला बन जाएगा। प्लस वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला मामला, वो मैं अपनी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में गाइड करता हूँ आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्या कर रहा है। अच्छा, और उसके अलावा ये सारे मामलात हैं इसके कि आपके ये जो पैसे हैं ना, ये सारे मामलात ठीक होने चाहिए। आप मतलब उन्होंने पहले ऊपर मेंशन किया कि आपके अकाउंट में पहले ज़ीरो बैलेंस था एंड ऑल, ये वो सारा, फिर आपके फादर की तरफ से आपके आए या गार्डियन की तरफ से आए जिसके भी। तो ये सारे मामलात हैं इस किस्म के, ठीक है, कि फाइनेंशियल वो आजकल 1030 की जो लिमिट है उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अभी इस भाई के बहुत सारे प्रूफ लगे हुए थे साथ, क्योंकि भाई इनके एक यूरोप में अवेलेबल है। उन्होंने बताया था कि इट वुड बी नो इशू, आई विल टेक केयर, बट नो, दे नीड मनी, उतने पैसे उनको चाहिए। अच्छा, अब इस भाई का केस तो कर देते हैं साइड पे। एक और केस है मेरे पास, उस भाई की तो चले अपील आज अप्रूव होगी, उसको अल्लाह उसके लिए आसानी करे, आगे खैर खैरियत वाला मामला करे, वो पहुंच जाए। लेकिन अपील से पहले 2 ऑब्जेक्शन थे उसके, ठीक है। पहला उसको जब ऑब्जेक्शन आया, उस भाई को पहला ऑब्जेक्शन यह आया कि उसने फादर की स्टेटमेंट दी थी,
अब यहाँ पे ये वो वाला केस है कि भाई अपनी स्टेटमेंट की तरफ आ जाए, छोड़ दें ये मामला। फादर की स्टेटमेंट थी, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन लगाया जी कि हमें आपकी फादर की वो नहीं मिल रही ट्रेल, कुछ हमारे से वेरीफाई नहीं हम कर पा रहे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो वो बैंक के मामला थे, वो वेरीफाई नहीं कर सके उस स्टेटमेंट को मामला ऐसे हो गए उनको, वो मामला सीधे करके स्टेटमेंट के एंड ऑल सारा कुछ करके उनको डॉक्यूमेंट्स सेंड करके भेजे। सेकंड ऑब्जेक्शन आ गया फिर कि आपकी स्टेटमेंट आपके फादर के नाम पे है और हमें डाउट है कि आपको एक्सेस नहीं है स्टेटमेंट तक, आप इस बैंक अकाउंट तक आपको एक्सेस नहीं है। फादर का सब कुछ साथ लगा हुआ था, एफिडेविट एंड ऑल सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन फिर भी वी हैव डाउट कि ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, ये आपको एक्सेस नहीं होगी या इन सारे मामला में, मतलब उन फादर की स्टेटमेंट को अच्छा नहीं समझा। फिर उस भाई ने सारे मामला सीधे करके भेजे, अपने अकाउंट के मामला भेजे कि नहीं अवेलेबल होंगे, ये वो सब कुछ अपने अकाउंट में मैं कर लेता हूँ एंड ऑल प्लस माइनस जो भी। उस भाई ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, ढेर प्रूफ सबमिट कराए, एफिडेविट सबमिट कराए। फिर जाके उसकी अपील, अब तीसरे बार में जाके उसने अपील की, क्योंकि उसके बाद दूसरे बार के बाद तो वो रिजेक्शन करके अपील में आपको कहते हैं कि आप अपील फाइल करें। उसने अपील फाइल की तो चले, उसका अल्लाह ने मदद की, उसकी अपील अप्रूव हो गई है, लेकिन स्टिल इट्स गेटिंग वेरी 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 टाइट। ठीक है, और वेरी 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 टाइट का मतलब ये है कि वाकई इट्स गेटिंग वेरी टाइट। आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। एक केस और है मेरे पास आज ही की डेट में, आज बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास, आज मेरा फ़ोन भरा पड़ा है रिजेक्शन लेटर से। एक केस और है, भाई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर फेंक दी। भाई यूरोप के अंदर अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी अपने घर को निकाल के उन्होंने अपने घर, जो अपना घर उनका है, जो अपनी फैमिली है उसकी, उसको देख के बाकी दे डोंट मेक 1030 यूरोज। उसने कहा जी आपके 1030 यूरोज, उसके बाद भाई के पास नहीं बच रहे, वी कैन नॉट एक्सेप्ट यू, आइदर यू प्रोवाइड सम अदर सोर्स ऑफ फंड्स या कोई और मामला करो, वी डोंट एक्सेप्ट इट। तो भाइयों की स्टेटमेंट, फादर की स्टेटमेंट, इट्स अ रिस्की चांस नाउ, डोंट डू दिस। अपनी स्टेटमेंट पे फोकस करें। बहुत सारे लोग पिछले ग्रुप में भी कह रहे हैं, काफ़ी सारे सीनियर्स कह रहे हैं, तो इस बात को सीरियस लेना शुरू कर दें। ऑन 1030 यूरोज वाले जो कैप लिमिट है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। ठीक है, ट्रेल सीरियस की तरफ आए, मामला टाइट कर रही है, वैसी काफ़ी टाइट कर रही है और चेकिंग का मैकेनिज्म बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, अब इस मामले में और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो गए मैं उनको श्योरली आंसर करने को तैयार हूँ। मैं वीडियो भी वो भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, इंश्योरेंस वाली कि इंश्योरेंस में क्या मामला हो रहे हैं। लेकिन 4 से 6 रिजेक्शंस में आज के दिन में लेटर मैं वसूल कर चुका हूँ और बड़ी ही शॉकिंग लेटर्स हैं। और पहले इस किस्म के मामला वो नहीं कर रहे थे जिस किस्म के मामला वो अब कर रहे हैं। तो अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलें। मैं बार बार कहता हूँ फाइनेंशियल मामला अपने अच्छे लेके चलें। फिर कह रहा हूँ डराना किसी को मकसद नहीं है, इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मकसद है कि आप लोग अपने मामला पहले से बेहतर कर लें बिफोर यू गो टू एम्बेसी या बिफोर यू गो टू मैजिस्ट्रेट। तो यही सारा मकसद था। इसके बारे में डिस्कशंस तो अब ज़ाहिर है होंगी और बहुत सारी डिस्कशंस होती रहेंगी। तो अपने फाइनेंशियल मामला को बेहतर करें। सर एप्लीकेशंस इनके पास बहुत सारी आ रही हैं जिसकी वजह से वो हालात टाइट कर रहे हैं, मामला टाइट कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने फाइनेंशियल मामला पहले तरीके से बेहतर करें, क्योंकि यही सब कुछ मुश्किल है। 30 लाख से मामला ऊपर की तरफ निकल गया। 1030.50 यूरोज पर मंथ, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग उनके आज के रेट के मुताबिक 12,000 समथिंग यूरो बनते हैं। ठीक है, दैट इज़ 12,365.88 पर ईयर। तो इतने यूरो का मतलब ये है कि ये तो आज के रेट पे अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए रफली 12,365 को अगर मल्टीप्लाई भी किया जाए, आज का रेट 215 के राउंड है, हम 218 लगा लेते हैं ना सेफर साइड, तो ये 26-27 लाख रुपए ये बनता है। और प्लस आपकी जो हाउसिंग एंड ऑल ये वो सारा कुछ डाल के 300 यूरोज वो, और ये सारे मामला जो हैं ये डाल के, तो इसका मतलब ये है कि आपको 30 लाख प्लस की अब स्टेटमेंट चाहिए। बिकॉज उन्होंने ये लिखा कि इतने फंड्स और प्लस आपकी हाउसिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि ये आपने इसमें फ़ी भी पे करनी है, रहना भी है, महंगाई हो रही है, इस वजह से इन्होंने ये रेट ऐसे फिक्स कर लिए हैं। तो 30 से ऊपर की स्टेटमेंट चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अपने फाइनेंशियल मामला ठीक करेंगे तो आप इन सारे मामला से बच सकते हैं, वरना मामला
अब आजकल थोड़े मुश्किल हालात की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चंस मुझे पता बहुत सारे होंगे आप सारों के इस बारे में कि आप क्या करना खा रहे हो। अल्लाह से दुआ करनी है, मामलात बेहतर करने हैं और बेहतरी की तरफ जाना है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लग रही इन्फॉर्मेशन तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ट्यून इन टू नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको बताऊंगा फॉर द इंश्योरेंस के मसाइल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।